हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसी पढ़ाई चल रही है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसा लग रहा है? मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, नो? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज हम क्या बात करने वाले हैं? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का और उसका बॉमल मॉडल। ये क्या है? लेट अस सी दिस। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बॉमल मॉडल क्या है? अभी तक हम केवल बात कर रहे थे प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। आप कोई भी कंपनी चलाते हो तो क्या होता है? पहले आपको चाहिए प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं मिलती है तो आप क्यों बिजनेस करोगे? कोई नहीं करेगा। कोई चैरिटी के लिए बिजनेस करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है ना। तो इसको सबसे पहले किसने इजाद किया? हु डिड दिस? हु ओरिजिनेटेड इट? Proposed by economist William J. Baumol in the 1950s and 1960s. This model challenges the traditional profit maximization goal of firms. Instead, it argues that in modern corporations, managers often aim to maximize sales revenue rather than profits. तो क्या होता है कि आप कभी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ क्या होता है, आपको एक टारगेट दिया जाता है कि दिस मच यू हैव टू सेल। इफ यू हैव ज्वाइंड प्रोडक्शन, यू हैव टू प्रोड्यूस दिस मच, है ना। तो हमें कोई ये नहीं कहता है कि प्रॉफिट आपको इतना लेकर आना है। ठीक है, प्रॉफिट वी थिंक इट इज अ एमडीज और दिस टॉप मोस्ट, दिस मैनेजमेंट लेवल thing. It is there, we have to follow up that to some extent, like this cost cutting and increasing the efficiency, some creativity, these things are there. But profit maximization वो डे टू डे एक्टिविटी में इतना ज़्यादा हावी नहीं होता है जितना कि हमारा मैक्सिमाइजिंग द सेल्स रेवेन्यू। हमें टारगेट अचीव करना है, हमें उसी पे हमारा परफॉर्मेंस बोनस सब कुछ हमें उसी पे मिलता है। तो इसलिए इस लॉजिक को इतना वैल्यू मिला और बॉमल साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। सो लेट अस सी दिस। तो हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका था वो क्या था? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। नाउ दिस इज the modern, you can say, concept to increase the sales revenue। तो सेल्स रेवेन्यू जो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा होना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है? तो बॉम्बेल मॉडल में इसका लॉजिक क्या है ये हम यहाँ देखते हैं। इन लार्ज कॉरपोरेशंस ओनरशिप एंड कंट्रोल आर ऑफन सेपरेटेड। ओनरशिप क्या है? वो कंपनी का मालिक देखता है। और कंट्रोल कौन देखता है? मैनेजर, आप और हमारे जैसे लोग। हमने भी काम किया है ट्रैक्टर कंपनियों में, कंबाइन हार्वेस्टर कंपनियों में। तो हमें हमें जो टारगेट मिलता था, क्या मिलता था? नंबर, क्वांटिटी, दिस मच यू टू अचीव, एंड यू विल गिव इट टू द फर्दर योर एग्जीक्यूटिव्स। आपके ऊपर जो लोड आया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो नीचे में, और फिर उसको मॉनिटर करते हो। तो क्या करते हो? आप प्रॉफिट पर ज़्यादा नहीं बात करते हो, आप बात करते हो क्या क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, या फिर what is that amount you are generating, how much you are getting inquiries and how much you are maturing and how much you are getting the money from the customers or dealers। तो managers or agents control day-to-day operations while owners shareholders care about profit। Managers may pursue sales growth because their salary, bonus, prestige often depend on company size and sales, not just profit। है ना। तो हमारा जो सेल्स में हमारा जो ग्रोथ होगा वो हमारे सेल्स परफॉर्मेंस पे होगा। हम कैसे कहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या आई एम अंडर परफॉर्मिंग? बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट। अगर हम 125% करते हैं, ओ बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्रमोशन भी मिल जाएगा, है ना, आपको भी मिलता होगा। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको बोनस मिलता है, आपकी सैलरी इंप्रूव होती है, आपको प्रमोशन मिलता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। और कंपनी को भी इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी साइज क्या है और कितना सेल्स है। नॉट प्रॉफिट ओनली, जस्ट प्रॉफिट। सेल्स ग्रोथ इंश्योर्स मार्केट शेयर सर्वाइवल एंड बेटर कंपिटिटिव पोजीशन। तो सेल्स ग्रोथ क्या इंश्योर करता है? हाउ मच मार्केट शेयर इज देयर। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप अपने कंपटीटर को देखते हो। तो कंपटीटर से आप कितने दूर पे हो, यानी हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, व्हाट रैंक दे आर हैविंग एंड व्हाट रैंक यू आर, एट व्हाट लेवल। तो किस बेसिस पे करते हो? जस्ट सेल्स रेवेन्यू, हाउ मच यू आर डूइंग दिस,
अगर जैसे मैं ट्रैक्टर कंपनी में था तो वहाँ पे महिंद्रा लीडर हुआ करता था, 44-46% मार्केट शेयर था। तो उसका जो सेल्स रेवेन्यू उसी बेसिस पर हमें डिसाइड करता था, इसी से उसका सर्वाइवल भी है कंपनी का, और कंपटीशन पोजीशन भी उसी में बनती है। तो लीडर भी हम उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्स आर इजियर टू मेजर एंड मॉनिटर इन द शॉर्ट रन देन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। सेल्स से आप बहुत इजीली मेजर कर सकते हो कि ये परफॉर्मेंस कितना कर रहा है। आपका कोई एग्जीक्यूटिव है तो हाउ डू यू मेजर इट, उसी अंदाज में आप उसको उससे बात करते हो। अगर वो 100 करने वाला है तो आप 125 की बात करते हो, और आप जानते हो कि ये बहुत ही एफिशिएंट और बहुत अच्छा काम करने वाला है। और जो किसी को आपने 50 दिया और वो 40 भी नहीं कर पाता है, तो आप उसको समझ लेते हो कि ये अंडर परफॉर्म करने वाला है, एंड यू रैंक अकॉर्डिंगली। तो उसी से उसका बनता है इमेज कंपनी में, है ना। लेकिन प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है कि यू वांट टू चेंज द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, यू वांट टू इंक्रीज द फीचर्स। सो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट दैट इमिडिएटली यू डू इट एंड टुमारो यू विल स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट्स मोर। इज इट सो? नो। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, या आप ट्रेनिंग ज़्यादा देना चाहते हो, या यू वांट टू डू समथिंग इन डिफरेंट वे, प्रोसीजर चेंज करना चाहते हो, वट एवर इज देयर। So, what assumptions Baumol had taken in the model? The firm aims to maximize sales revenue, not profit. This also already I have discussed. मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट, एक मिनिमम लेवल प्रॉफिट की चाहिए, नहीं तो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे शेयर होल्डर्स को, फाइनेंस कैसे हमारा चलेगा, है ना। तो थर्ड थिंग क्या है? द फर्म ऑपरेट्स इन एन इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, दैट इज मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मीन्स क्या है? मान के चलते हैं कि हमारा प्राइस फिक्स्ड है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, हम इसको ऊपर नीचे नहीं करते हैं। परफेक्टली कंपिटिटिव में क्या होगा कि आपका प्राइस कभी बढ़ जाएगा घट जाएगा, उसके अनुसार आप चलते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली, टू मेक इट सिंपलर फॉर यू, अगर आप उतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इट विल बी इजियर फॉर अस टू एक्सप्लेन। हाँ, इसलिए हम इम्परफेक्टली competitive मार्केट को लेके चलते हैं। कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शंस आर नोन एंड स्टेबल बिकॉज इट इज इम्परफेक्टली competitive। सो ये बिल्कुल क्लियर है कि कितना डिमांड होगा। डिमांड, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप सप्लाई देते जाते हो, डिमांड घटता जाएगा। आप सोचते हो बस आप ही सप्लायर हो, है ना। और अगर है भी 2-3 लोग होंगे, तो उसमें जो सप्लाई होगा, जितना मान लो आज भी 100 का डिमांड, फिर वो घट जाएगा, 90 हो जाएगा। जब आपने 10 सप्लाई किया तो 90 हो गया, 20 और सप्लाई कर दिया तो 70 हो गया, इस तरह से घट जाएगा। तो वो डिमांड का स्लोप डाउन होता है। ये वही एग्जाम्पल है जो रसगुल्ले का दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, कि जब आप सुबह शुरू में जब बहुत भूखे लग रहते हो तो आप हो सकता है 10 रसगुल्ला खा जाओ। आपकी पोटेंशियल खाने की 10 की है, आपका डिमांड 10 का है, जैसे एक खा लिया आपका कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया। तो आप फिर उसके बाद जो 10 सोच रहे थे, तो 9 होना चाहिए, 9 भी नहीं होके वो 8 या 7 पे चला गया। फिर कुछ खाया तो उसके बाद बिल्कुल घट के 2-3 पे आ गया। तो इट इज गोइंग डाउन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन लाइक एडवर्टाइजिंग may also be used to increase the sales। नॉन प्राइस कंपटीशन है लाइक एडवर्टाइजिंग, इससे भी आप सेल्स बढ़ा सकते हो। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। एक है ट्रेडिशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो अब तक कंपनियां करती आ रही थी, कन्वेंशनल स्टाइल, एंड सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। दो चीज़ें, है ना। तो ये कैसे हम एक्सप्लेन करें प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू के टर्म। सो वन थिंग इज दैट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज 500 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम एक और प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर यूनिट को जब हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। सो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? हम जितना अभी तक बेच रहे थे, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा जो हम बेच रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट, तो उसको बेचने में हमें कितना पैसा मुझे मिला एक्स्ट्रा। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरी यूनिट व्हेन यू आर एडिंग, तो इट्स marginal cost will be there and then marginal revenue will be there।
उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में एक्स्ट्रा कितना खर्च हुआ, और उस यूनिट को बेचने में या ऑर्डर फुलफिल करने में कितना हमें रेवेन्यू आया। सो दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जो था, हम जब एम सी इज इक्वल टू एम आर होता था उस पर रुक जाते थे। लेट अस सी द ग्राफ क्या है ये डिमांड कर्व है, स्लोप। डिमांड क्या है, जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, शुरू में ज़्यादा था, जैसे जैसे आपने सप्लाई देना शुरू किया वो डाउन होता चला गया। और ए आर क्या है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, मान लो यहाँ तक हमने इस पॉइंट पर मैं विचार कर रहा हूँ। तो हाउ मच इज द सप्लाई, दिस इज क्यू। क्यू क्वांटिटी आपने सप्लाई किया, ठीक है। तो क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, प्राइस को। दिस प्राइस इज देयर, सी टू मल्टीप्लाई बाई प्राइस, क्यू इंटू पी divided by what, divided by total quantity. So what is this, q q you can cut, and the average revenue is nothing but price, huh? So d is equal to ar is equal to p, it is written here. So whatever this slope you are seeing, it is not only demand, it is also representing average revenue and price. You will say that why this price you are showing that it is going down, हाँ, जबकि यहाँ प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है। तो ये डाउन क्या हो रहा है, तो हम जब एक्स्ट्रा सेल करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि प्राइस तो हमें घटाना ही पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा बिकेगा। तब ऐसा ही सोच इसमें है। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू दिस हो गया। अब देखो क्या है कि अगर क्यू बेचते हो तो कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, आ रहा है ना, पी इंटू क्यू। और इसमें कॉस्ट क्या है, अब ये जो है एटीसी क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसमें टोटल जिस क्यू से डिवाइड कर दो जितना प्रोडक्शन किया, तो एवरेज टोटल कॉस्ट उस पर्टिकुलर यूनिट का आ गया। तो आप एवरेज टोटल कॉस्ट से जब मल्टीप्लाई करोगे क्यू को, सो दिस मच यू विल गेट द कॉस्ट, दिस चेक पोर्शन इज कॉस्ट। तो इतना आप इसको माइनस कर दो, तो व्हाट इज द प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज दिस, है ना। तो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट ही हो गया। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके बाद ट्रेडिशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं जाते थे, जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाता था। इस पॉइंट में देखो, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गया, यानी कि उस समय जो हम एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उस पर जो हमें खर्च हो रहा है उतना ही हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी आ रहा है। तो उसके बाद हम रोक देते थे, इसके बाद हम नहीं, ना मैन्युफैक्चर करेंगे ना सेल करेंगे, कुछ नहीं। दिस इज ट्रेडिशनल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे भी जा सकते हैं। देखो, जब एम आर इज इक्वल टू जीरो, सो हियर अप टू ए इट इज क्वाइट मोर देन क्यू, अप टू दिस लेवल वी कैन गो टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू। बट व्हाट विल बी द कंडीशन, कैन यू नो, वेरी बैड कंडीशन। आफ्टर एम आर मीन्स व्हेन एम आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसके बाद जो पर्टिकुलर यूनिट है आपको फ्री में ही देना होगा, रेवेन्यू जीरो हो गया। सो उस समय तक तो कोई नहीं जाएगा, इट इज हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हो, है ना, जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल जीरो। अगर हमारा ऐसा स्ट्रेटजी है तो वी कैन इंक्रीज फर्दर क्यू दिस साइड एंड कम अप टू दिस लेवल। सो यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएगा, तो वी कैन कम टू दिस लेवल, है ना। तो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट दैट अप टू दैट लेवल यू शुड गो ऑलवेज, बिफोर दैट ऑल्सो यू कैन स्टॉप। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, यू कैन डिसाइड बाई दिस ग्राफिकल explanation, graphical representation. So in the sales revenue maximization, revenue is maximized where MR is equal to zero, since total revenue is at maximum and marginal revenue becomes zero. ये hypothetical है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। However, the firm must also satisfy the minimum profit constraint. हमें minimum profit constraint तो करना ही करना है, जैसा हमने assumption किया। So it may not be able to produce exactly where MR is equal to zero. It is not possible.
सो हाउ वाज द सेशन, डिड यू लाइक? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और सजेस्ट करो कि फर्दर कौन सा टॉपिक मैं लूँ. इट विल मोटिवेट मी. थैंक you very much. Once again, I will come with a new topic very soon for you. Thank you.